Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the rapid revision series of Recharge Part 1 Art and Culture, and this is the 7th video in this series. तो first topic है places in news, starting with Goti Parolu. It is a 2000-year-old trade center discovered in Gotupurulu village, Andhra Pradesh. So this is a maritime trade center which is situated near the right bank of a distributary of Swarnamukhi river, which is a seasonal river in Andhra Pradesh. तो क्या मिला एक्सकेवेशन में? एक ह्यूज सेटलमेंट मिला है सराउंडेड बाय अ ब्रिक इनक्लोजर विद अ मोट. दैट इज देयर इज अ सेटलमेंट विच इज सराउंडेड बाय अ मोट, दैट इज अ डीप डिच सेटलमेंट. एंड देन एक पिट है जिसमें वाटर फिल कर दिया गया है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर ले फ्रॉम एनिमीज अराउंड इट. और क्या मिला है यहाँ पे ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं और यहाँ पे स्टोन टूल्स मिले हैं प्री हिस्टोरिक टाइम के, दैट इज़ ऑफ पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड्स. और यहाँ पे लॉर्ड विष्णु की एक टॉल स्कल्पचर मिला है. आपने ये ध्यान रखना है कि गोटीपुरलू की लोकेशन कहाँ है. इट इज़ इन आंध्र प्रदेश एंड इट वाज अ मैरीटाइम ट्रेड सेंटर. और ये एक ड्रेनेज सिस्टम है, यानी दे वो वेरी एडुकेटेड और वो ड्रेनेज सिस्टम भी था वहाँ पे. ठीक है, ब्रिक्स यूज़ करते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ चार धाम पिलग्रिमेज. तो सुप्रीम कोर्ट गेव नोट टू चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड. So this is the map of Uttarakhand, and these Char Dham are the holy shrines in Uttarakhand, which are Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath. You can see in map here. ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ 4 होली श्राइन्स को बोलते हैं चार धाम को. जो ये सर्किट है, यानी यहाँ पे जो कनेक्शन ऑफ रोड्स हैं, उन रोड्स को डेवलप करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट है जिसे बोलते हैं चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा इस प्रोजेक्ट में, इसका टोटल कॉस्ट है लगभग 12,000 करोड़. और यहाँ पे बनेंगी ऑल वेदर रोड्स बनने वाली हैं. ओरिजिनली जो यहाँ की 889 किलोमीटर लेंथ के नेशनल हाईवेज़ है, दो चीज़ होंगी. एक तो उनका डेवलपमेंट होगा, ये हाईवेज़ बनेंगे, और दूसरा क्या होगा, जो ऑलरेडी हाईवेज़ है वहाँ पे उनको 2 लेन हाईवेज़ बना दिया जाएगा. दैट इज़ सिंगल लेन हाईवे को कन्वर्ट कर दिया जाएगा डबल लेन हाईवेज़ में. और इसलिए किया जा रहा है ताकि इन रोड्स की कनेक्टिविटी बनी रहे. ओके. और जो गंगोत्री श्राइन है ये डेडिकेटेड है गॉडेस गंगा को, यमुनोत्री टू गॉडेस यमुना, एंड केदारनाथ टू लॉर्ड शिवा एंड बद्रीनाथ टू लॉर्ड विष्णु. नेक्स्ट टॉपिक है अजंता एंड एलोरा केव्स. अजंता केव्स विच आर नियरली 30 इन नंबर आर रॉक कट केव्स लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र. और इनका कंस्ट्रक्शन पीरियड 2 फेजेस में हुआ था. पहला फेज़ था 2nd सेंचुरी BC से लेके 1st सेंचुरी BC के आसपास, और जो सेकंड फेज़ था वो था 400 AD से लेके 650 AD के आसपास. ओके. तो ये प्राइमरीली बुद्धिस्ट केव्स हैं. ठीक है, बुद्धिस्ट केव्स हैं. और जो इनका रेफरेंस है ये मिलता है चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स के अकाउंट्स में, प्लस मुगल एरा ऑफिशियल अकबर के अकाउंट्स में भी मिलता है. यहाँ पे जो केव्स हैं, यहाँ पे जातका टेल्स, बुद्धा की जो प्रीवियस बर्थ की टेल्स हैं, तो उनकी पेंटिंग, म्यूरल्स, स्क्रिप्चर्स मिलते हैं. और जो ये केव्स थे ये पहले यूज़ किए जाते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज़ करते थे इनको एज अ प्रेयर हॉल्स या फिर मोनेस्ट्रीज. उन्होंने छोड़ दिया था इनको, तो ये लॉस्ट हो गई थी और फिर ये एक्सीडेंटली रीडिस्कवर हुई 1819 में. ओके. सो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस है कि ये लोकेटेड है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में, और ये है बुद्धिस्ट केव्स हैं. ओके. और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिला हुआ है इनको 13 नंबर. एलोरा केव्स को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है. तो ये एक ग्रुप ऑफ 34 केव्स है. दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, इन सह्याद्री हिल्स. सो दीज आर अ ग्रुप ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल्स. और यहाँ पे जो ये केव्स है इसमें एक कैलाशा टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है. वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल स्टोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है कैलाशा टेम्पल, और ये बनाया गया था राष्ट्रकूट किंग कृष्ण वन के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है बेलम केव्स. बेलम केव्स फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था आंध्र प्रदेश में. बेलम केव्स क्या है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की 2nd लॉन्गेस्ट केव सिस्टम है. दिस इज़ आंध्र प्रदेश एंड दिस इज़ द लोकेशन ऑफ बेलम केव्स. इसका लोकेशन है नियर कुन्नूल, आंध्र प्रदेश. और ये कैसे बनी है, ये बनी है बाई लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, एक्शन ऑफ वाटर ऑन लाइमस्टोन डिपॉजिट्स. जैसे केव्स होती हैं, केव का रॉक अगर लाइमस्टोन है, यानी कि वो बना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसमें अगर वाटर का एक्शन होगा
तो वो केव क्या हो जाएगी, वो इरोड हो जाएगा, यानी वो रॉक इरोड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वहाँ केव लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो ऐसे बनती हैं केव्स, जो ये बनी हुई है बेलम केव्स। ओके, तो एक्शन ऑफ वाटर ऑन लाइमस्टोन डिपॉजिट्स। और ये केव क्यों फेमस है? फेमस फॉर स्पेलोथेम्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स जो केव्स में बनते हैं। इसे हम आगे देखेंगे। अभी इसके दो पार्ट होते हैं, एक को होता है स्टेलेक्टाइट और दूसरा होता है स्टेलेगमाइट। ये जो बेलम केव्स है, इसका नाम संस्कृत वर्ड बिलम से पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलता है 1884 से। और ये केव्स यूज़ की जाती थी जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क, सेंचुरीज तक ये यूज़ करते थे पास्ट में। और यहाँ बुद्धिस्ट रेलिक्स फाइंड किए गए हैं। अभी जान लेते हैं स्पेलोथेम्स क्या होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट क्या होता है? ये बेसिकली होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स। तो जैसे अगर वाटर था ये केव की सीलिंग से, सबसे पहली बात जो स्टेलेक्टाइट्स होते हैं दे हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ केव। ये इमेज में आप देख सकते हैं, दीज आर हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द केव्स। स्टेलेगमाइट वो दे राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ केव्स। ओके, सो ये बने कैसे होते हैं? जैसे वाटर है, वाटर में अगर मिनरल मिले हुए हैं, कौन से मिनरल मिले होते हैं? जैसे जिप्सम है, ठीक है, विच इज़ कैल्शियम सल्फेट, और जैसे कैल्साइट है विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये मिनरल्स होते हैं वाटर में डिजॉल्व होता है और फिर ये वाटर तो फॉल हो जाता है, बट स्लोली वो जो मिनरल्स होते हैं केव्स की वॉल्स में डिपॉजिट होते रहते हैं। एंड ये जो ये फॉर्मेशन है दिस टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स। ट्रिक याद करने की ये है कि इस वर्ड में यहाँ पे सी है तो ये सीलिंग से हैंग करते हैं, और यहाँ पे जी है तो ये ग्राउंड से रेस करते हैं। ओके, तो लॉन्गेस्ट केव क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? लॉन्गेस्ट केव है रेमलियात्रा, जो कि है मेघालय के जयंतिया हिल्स में। नेक्स्ट टॉपिक है महाबलीपुरम और मामल्लापुरम। यहाँ क्या हुआ था? दिस इज एन एंशिएंट कोस्टल टाउन इन तमिलनाडु। यहाँ पे सेकंड इनफॉर्मल समिट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में अक्टूबर 2019 में। फर्स्ट समिट हुआ था वुहान समिट, जो कि हुआ था अप्रैल 2018 में। ओके, महाबलीपुरम क्या है? दिस इज एन एंशिएंट पोर्ट सिटी विच इज इन तमिलनाडु एंड इट इज लोकेटेड इन कोरोमंडल कोस्ट अलोंग बे ऑफ बंगाल। ओके, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स ग्रेट मॉन्यूमेंट्स, और जो इसके ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है इंक्लूडिंग शोर टेम्पल, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला हुआ है। किंग नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट थे पल्लवा डायनेस्टी के, जिन्होंने इसका नाम महाबलीपुरम रखा था। और इन्हीं के रेन में हेंगसांग ने विजिट किया था पल्लवा कैपिटल, जो कि था कांचीपुरम में। हेंगसांग एक चाइनीज़ ट्रेवलर थे जो हर्षा के टाइम पे, यानी 7th सेंचुरी में 623 AD के आसपास उन्होंने इंडिया पे विजिट किया था थ्रू सिल्क रूट। ओके, ये जो महाबलीपुरम है इसका चाइनीज़ कनेक्शन बहुत पुराना है। 8th सेंचुरी में क्या हुआ था? एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ था चाइना और पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मा सेकंड के बीच में, जिसमें चाइनीज़ ने हेल्प मांगी थी टू काउंटर तिब्बत। ओके, और जो ये महाबलीपुरम पोर्ट है ये कोरोमंडल कोस्ट में है, तो ये एंट्री पोर्ट की तरह काम करता था चाइना और मिडिल ईस्ट के बीच में। अभी एंट्री पोर्ट क्या होता है ये अभी देखेंगे। और यहाँ पे क्या लोकेटेड है? मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि कलपक्कम में है, वो लोकेटेड है। और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्टेड पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ओके, ये है कोरोमंडल कोस्ट। ये स्टार्ट होती है आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक, ठीक है। और यहाँ पे है मालाबार कोस्ट, केरला प्लस कर्नाटका में है मालाबार कोस्ट, और इधर है यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट। ओके, तो महाबलीपुरम या मामल्लापुरम ये सर्व करता था एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट का मतलब क्या होता है? चाइना और मिडिल ईस्ट के बीच में, यानी चाइना से शिप्स आते थे, यहाँ से स्टेट ऑफ मलाक्का से शिप्स आते थे, तो अपने सारे जो भी प्रोडक्ट्स होते थे यहाँ पे स्टोर करते थे, ठीक है, वेयर हाउस की तरह काम करता था। और यहाँ से मिडिल ईस्ट से जो भी शिप्स आते थे तो यहाँ पे लैंड करते थे, यानी एक जंक्शन था, ठीक है, जहाँ से गुड्स एक्सचेंज होते थे। अभी यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का क्या है? एक नैरो स्ट्रेट है जो ज्वाइन करता है अंडमान सी, ये अंडमान सी है विथ साउथ चाइना सी, यहाँ पे है साउथ चाइना सी, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है पैसिफिक ओशन के साथ। ओके, तो ये सब लोकेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें ध्यान रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि बन रहा है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में, यूपी। तो ये टेम्पल है लोकेटेड इन वाराणसी विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगाज ऑफ लॉर्ड शिवा। तो क्या है कि यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, दिस इज़ वाराणसी एंड दिस इज़ द टेम्पल। ओके, इस टेम्पल के ईस्ट में बह रही है रिवर गंगा, और रिवर गंगा में है बहुत सारे घाट्स।
यह है मणिकर्णिका घाट, यह है ललिता घाट, तो वैसे और भी घाट हैं, जलासेन घाट। तो क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में कि ये रिवर गंगा से लेके टेम्पल के बीच में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। कुछ लीगल हैं और कुछ इलीगल हैं ये बिल्डिंग्स। तो ये और यहाँ की नैरो लेन्स हैं जो कि टूरिस्ट के मूवमेंट या फिर पिलग्रिम्स के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्ट करती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन सारी बिल्डिंग्स को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। लगभग 300 के आसपास बिल्डिंग्स थे और अब यहाँ पे उन लोगों को रिहेबिलिट कर दिया जाएगा, रीलोकेट कर दिया जाएगा। फिर इन बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके यहाँ पे लगभग 350 मीटर्स और 50 फीट वाइड एक कॉरिडोर बनेगा जिसे बोलेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो टेम्पल के ब्यूटिफिकेशन के लिए है प्लस इसका टूरिज्म पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के लिए है। और तो ये 3 फेजेज़ में बनने वाला है। ये फर्स्ट फेज में क्या होगा कि जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे इसको रेनोवेट किया जाएगा। सेकेंड फेज़ में क्या होगा, जो ये घाट्स हैं घाट्स को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। और थर्ड फेजेस में क्या होगा कि जो कनेक्टिंग एरियाज़ हैं जैसे आसपास शॉप्स बनेंगी, इस टाइप की जो चीज़ें होंगी वो की जाएंगी। ओके, ये जो फाउंडेशन स्टोन इसका ले किया गया था 2019 में और इसका वर्क स्टार्ट हो चुका है जनवरी 2020 से। ओके, और जो ये टेम्पल है, टेम्पल को रेनोवेट किया था इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में, और इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग्स ने यहाँ पे एक नौबत खाना टेम्पल के एंट्रेंस में इंस्टॉल किया था। नौबत खाना क्या होता है, एक ड्रम बीटिंग सेरेमनी जैसा आप बोल सकते हो कि जैसे कोई किंग आएगा तो ड्रम बीटिंग होगी, तो इसे बोलते हैं नौबत खाना। तो टेम्पल एंट्रेंस में होता था ये ड्रम बीटिंग सेरेमनी। और सिख किंग महाराजा रणजीत सिंह ने गोल्ड प्लेटिंग करवाई थी टेम्पल के शिखर में। ओके, यहाँ पे घाट से मणिकर्णिका घाट, जलासेन, ललिता घाट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है GI टैग्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये क्या होता है GI टैग? ये एक साइन होता है जो कि यूज्ड होता है किसी भी प्रोडक्ट्स में। क्यों? ये साइन क्या दिखाता है? ये साइन किसी भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन बताता है कि वो किस पर्टिकुलर प्लेस से ओरिजिन हुए थे, ठीक है। और उनमें क्योंकि वो एक किसी पर्टिकुलर प्लेस से ओरिजिन हुए हैं इसीलिए उनमें कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ या फिर रेपुटेशन है। तो जैसे दार्जिलिंग टी है, तो वो क्योंकि दार्जिलिंग में है इसीलिए उसकी वजह से उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं जो उस टी की क्वालिटी किसी और टी में नहीं होंगी। तो उसको इंडिया का वैसे भी फर्स्ट GI टैग मिला था दार्जिलिंग टी को। तो ऐसे ही किसी भी प्रोडक्ट को किसी ज्योग्राफिकल ओरिजिन की वजह से, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन की वजह से GI टैग मिलता है। ये सर्टिफाई करता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी। और इंडिया में एज ऑफ अगस्त 20 देर आर 365 GI प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ओके, और इंडिया एक मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और इंडिया ने इनेक्ट किया था जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 जो कि 2003 से फोर्स में आया था, तब से इम्प्लीमेंट हुआ था। और जो ये GI टैग्स होते हैं इनको इशू करता है GI रजिस्ट्री चेन्नई। अभी जो ये GI टैग्स मिलते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, ये परमानेंट नहीं होते, ये वैलिड होते हैं फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ओके, फिर इनको 10 ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद रिन्यू करना पड़ता है टाइम टू टाइम। और जो एपिलेट बोर्ड होता है या फिर रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस होता है, उसके पास पावर होती है कि वो GI टैग रिमूव भी कर सकता है, वापस ले सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये GI टैग है तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसका बेनिफिट्स ये होता है कि ये जिस भी प्रोडक्ट को मिलेगा उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है। दूसरा क्या होता है कि ये उस प्रोडक्ट का अनऑथराइज यूज़, जैसे कोई और स्टेट या कोई और पर्सन उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता, उसे लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो और वैसे ही ये प्रोडक्ट की जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको क्वालिटी गुड्स मिलते हैं, प्लस जो ये प्रोड्यूसर्स हैं इन प्रोडक्ट की, तो ऐसे डिमांड राइज होती है नेशनली और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, तो उनकी प्रॉस्पेरिटी ऐसे बढ़ती है। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स GI टैग से मिलते हैं। तो अभी देखते हैं इंडिया के कुछ GI टैग्स जो अभी न्यूज़ में थे। मयूर जैगरी, ये प्रोड्यूस होती है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट विच इज़ इन केरला, और दिस इज़ अ डार्क ब्राउन जैगरी का मतलब गुड़, एंड ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनता है। और इस गुड़ की क्या खासियत होती है कि इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, एंड इट इज़ हाई इन आयरन कंटेंट। एंड जो शुगर केन जिससे बनता है ये, उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं होते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। मयूर जैगरी, इट इज़ फ्रॉम केरला। अनदर GI प्रोडक्ट इज़ डिंडीगुल लॉक एंड कंडगनी साड़ी। सो डिंडीगुल लॉक ये एक GI टैग है, दिस इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, एंड द साड़ी इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम स्टेट तमिलनाडु। ओके, तो ये जो लॉक है ये अपनी सुपीरियर क्वालिटी और अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए फेमस है। वैसे ही जो ये साड़ी है ब्रॉड बॉर्डर्स और लार्ज कॉन्ट्रास्ट के और कलर्स के लिए, ब्राइट कलर्स के लिए
फेमस हैं। ओके, तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये कौन से स्टेट बिलोंग करते हैं। अनदर प्रोडक्ट इज दिस इज़ कंधामल हल्दी एंड इसको जीआई टैग मिला है उड़ीसा से। ठीक है, ये जो हल्दी है तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और ये इसको दिस इज़ द कैश क्रॉप ऑफ ट्राइबल पीपल्स लिविंग इन कंधामल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइब्स प्लस मिसलेनियस टॉपिक। कुकी ट्राइब। कुकी ट्राइब एक हिल ट्राइब है जो इंडिया में भी रहते हैं, बांग्लादेश में भी और म्यांमार में भी। ओके, तो ये इंडिया के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, और ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। ट्रेडिशनली कुकीज़ एनिमिस्ट थे, यानी ये लोग नेचर की वर्शिप करते थे। अभी यहाँ पे कन्वर्जन्स हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है कुकीज़? कुकी ट्राइब्स जो मणिपुर में हैं वो लोग डिमांड कर रहे हैं कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ये लोग चाहते हैं कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड रिवोल्यूशनरी फ्रंट ये लोग चाहते हैं कि जो मणिपुर की असेंबली है उसे एक्सपेंड कर दिया जाए ताकि जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इलेक्ट हो जाएं। तो दे वांट मोर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट टॉपिक है होमो लुजोनेंसिस। तो दीज आर द न्यू स्पीसीज ऑफ एंशिएंट ह्यूमंस जो डिस्कवर हुए हैं फ्रॉम द आइलैंड ऑफ ल्यूजॉन विच इज़ इन फिलीपाइंस। तो ये ल्यूजॉन एक आइलैंड है जहाँ पे एक न्यू स्पीसीज पाई गई है एंशिएंट ह्यूमंस की, होमो लुजोनेंसिस। ये फाइंडिंग क्या बताती है कि ये 67,000 ईयर्स ओल्ड इस टाइम पीरियड के आसपास रहते थे यहाँ पे फिलीपाइंस में। ओके, तो इनके कट फुट और फिंगर बोन्स थे, प्रीमोलर्स और स्मॉल मोलर्स थे। इनकी जो हाइट थी 4 फीट से भी कम थी और ये होमो फ्लोरेंसियंस या फिर जिनको होबिट बोलते हैं उनसे भी छोटे थे। ठीक है, और ये और होमो सैपियंस एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे थे। तो अभी होबिट के बारे में और होमो सैपियंस के बारे में हम जानेंगे। तो इतना ध्यान रखना कि अगर ये स्पीसीज़ आती है, पूछते हैं कि ये कौन सी स्पीसीज़ है, तो ये एक नई स्पीसीज़ है एंशिएंट ह्यूमन की जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। ये डिस्कवर हुई है ल्यूजॉन फिलीपाइंस में। ओके, इससे पहले जो हमने देखा था हॉबिट, ठीक है, तो ये होमो फ्लोराइसेंसिस, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो ये एक आर्कियक ह्यूमन थे जिनकी हाइट 3.6 फीट के आसपास थी। तो जो अभी नई स्पीसीज़ है वो इनसे भी कम हाइट की है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स में रहते थे और ये जब तक मॉडर्न ह्यूमंस आए 50,000 ईयर्स अगो तभी तक यहाँ पे रहते थे। अभी मॉडर्न ह्यूमंस कौन थे? मॉडर्न ह्यूमंस थे होमो सैपियंस। ओके, तो ये ऐसा माना जाता है कि आज से 3 लाख साल पहले होमो सैपियंस का ओरिजिन हुआ अफ्रीका में और उसके बाद वो धीरे धीरे स्प्रेड हुए अफ्रीका से बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, तो अभी लोकेशन देख लेते हैं फिलीपींस में। तो ये है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में ये है फिलीपींस और ये फिलीपींस का ये ये मैप है इसका इनलास्ट। तो ये है ल्यूजॉन आइलैंड। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।